जय हिंद साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलिए हम सार संग्रह का महेश कुमार वर्णमाल का ऑनलाइनर ये बुक का है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक परिचय, ठीक है। हम पार्ट 1 चालू कर रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 चालू करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहते हैं। जब हम किसी देश के उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने की श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। समष्टि अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, बढ़ोतरी, बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, बढ़ती बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड कीन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? आयात निर्यात गतिविधियां न होना। देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधि आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रक आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्रक आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो आते हैं कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधि, वो कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन ये आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। इसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति। तृतीय क्षेत्रक में सेवा क्षेत्रक आते हैं। परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं। वो अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र।
अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1969 में। 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति थे। अर्थशास्त्र के नोबेल प्राप्त करने वाला अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति थे, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुप्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से हेतु दिया गया था। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। विकसित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। विकसित अर्थव्यवस्था। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था 2024 में देखिए। नॉमिनल जीडीपी पर आधारित यूएस ट्रिलियन डॉलर में देखिए। विश्व में 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था 2024 में प्रथम स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा जर्मनी का है, चौथा जापान का है, पांचवा भारत का है, छठा यूके का है और सातवां फ्रांस, आठवां इटली, नौवां कनाडा, 10वां रूसी संघ। तो इतना याद रखिए। भारत कौवा स्थान पर है? पांचवा स्थान पर। पहला पर अमेरिका है, दूसरा पर चीन है, तीसरा पर जर्मनी है, चौथा पर जापान है, पांचवा पर भारत है। तो अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2024 का है ये। आर्थिक समृद्धि एवं विकास। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी से वृद्धि क्या दर्शाती है आर्थिक समृद्धि को? प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है आर्थिक समृद्धि को? यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। प्रति व्यक्ति आय को। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? वर्ष 2006-07 में 9.6%।
भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किया है? तो वर्ष 2006-07 में 9.6%। भारत में बचत, सेविंग और पूंजी निर्माण की पूंजी दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? पूंजी उत्पादन अनुपात का अधिक होना। पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? आर्थिक समृद्धि जो है वस्तुनिष्ठ है, आर्थिक विकास जो है व्यक्तिनिष्ठ है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या हैं? मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है? आर्थिक विकास होगा तो मानव पूंजी में वृद्धि होगा, असमानता में कमी होगी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होगा। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? वर्ष 2006-07 में 9.6%। 2006-07 में 9.6%। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक 7.8 रही है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक 7.8% रही? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का विश्व में 134वां स्थान है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था कौन? मॉरिस डी मॉरिस वर्ष 1976 में। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था किसने? तो मॉरिस डी मॉरिस वर्ष 1976 में। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? विश्व बैंक द्वारा। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? विश्व बैंक द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जी.आर. कैसेल ने। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जी.आर. कैसेल ने। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता के आधार पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी, कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? मानवीय पूंजी। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब
महबूब उल हक द्वारा। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? जीवन प्रत्यास्था, शैक्षणिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो जीवन प्रत्यास्था, शैक्षणिक स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्यास्था सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की जीवन प्रत्यास्था सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्यास्था 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्यास्था 20 वर्ष ली जाती है। जीवन प्रत्यास्था सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्यास्था 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्यास्था 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में किस देश का प्रथम स्थान है? स्विट्जरलैंड का। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में किस देश का प्रथम स्थान है? तो स्विट्जरलैंड का। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। राष्ट्रीय आय। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश को राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय बराबर होता है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय बराबर होता है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुंजनटेस। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहते हैं? साइमन कुंजनटेस। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? घरेलू क्षेत्र। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र। कहता भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867-68 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867-68 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867-68 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा में। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा में। भारत में राष्ट्रीय आय समंको का
आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। PC मालवानोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया? 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? कंपनी मामले के मंत्रालय द्वारा। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? कंपनी मामले के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? C+I+G प्लस कोष्ट में X-M। सकल घरेलू उत्पाद GDP बराबर होता है उपभोग C प्लस सकल घरेलू I प्लस सरकारी व्यय बराबर व्यय G प्लस में कोष्ट में निर्यात X माइनस आयात। सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत। सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? नॉमिनल GDP। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अर्थव्यवस्था कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है? लगभग 46%। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है? लगभग 46%। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950 में। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? C रंगराजन समिति। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? C रंगराजन समिति। GDP आंकड़े में आधार वर्ष 2004-05 को बदल कर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है? वर्ष 2011-12। GDP आंकड़े में आधार वर्ष 2004-05 को बदल कर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है? 2011-12। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया था? BK राय। वर्ष 1931-32 में। अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य से क्या तात्पर्य है? आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम। अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य से क्या तात्पर्य है? आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एवं निश्चित समय अवधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्य का प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? सर M विश्वेश्वरैया ने 1934 में।
भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? श्रीमन श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों का सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों का। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 से। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 से। 1 अप्रैल 1951 से। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 से। कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर योजना पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर योजना पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर योजना पर। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? प्रथम योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास करना। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? प्रथम योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर योजना पर। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना से में लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस को। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस को। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी थी? वर्ष 1978-80 में। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावित हुई थी? वर्ष 1978 से 80 तक। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन की 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन की 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। देखिए, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? डी.आर. गॉडगिल मॉडल। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। आर्थिक नियोजन के युग का प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है।
किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना से। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? आगत निर्गत मॉडल पर। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? आगत निर्गत मॉडल पर। सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। सामाजिक न्याय समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1975 में। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1975 में। नीति आयोग वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा प्रकाशित करता है। नीति आयोग वर्तमान में पंचवर्षीय योजना का स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा प्रकाशित करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का। थैंक यू दोस्त, अगले वीडियो में बने रहिएगा।